हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें समझना होगा राष्ट्र को और राष्ट्रवाद को, यानी नेशन एंड नेशनलिज्म को। तो अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले जब ह्यूमन इवॉल्व हुआ तो वो ऐसे ही जानवरों की तरह रहता था। फिर वो एक दूसरे से मिलता है और उसको समझ में आता है कि सामूहिक रूप से रहना बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो फिर एक साथ रहने लगते हैं। फिर ये एक ग्रुप बन जाता है और ये ग्रुप बढ़ता जाता है और लोग मिलते जाते हैं, ग्रुप बढ़ता जाता है। और इस तरीके से कई और ग्रुप कहीं बने होंगे तो वो ग्रुप के किसी संपर्क में आते हैं, पहले ग्रुप के संपर्क में आते हैं तो दो ग्रुप एक साथ मिल जाते हैं। अब होता क्या है कि इस तरीके से मिलते मिलाते एक बड़ा संगठन, एक समूह बन जाता है मानवों का, इंसानों का, ह्यूमन बीइंग्स का। और वो ह्यूमन बीइंग्स देखते हैं कि कुछ परेशानियां खड़ी होने लगी हैं, क्योंकि एक दो लोगों को संभालना तो बेहतर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक बड़े समूह को संभालने में अलग अलग नेचर के लोग होते हैं। कोई बड़ी जल्दी लड़ाई करने लगता है, कोई बहुत पेशेंस लूज़ कर देता है अपना, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अपराध करने में ही मज़ा आता है। तो इन लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए और सामूहिक व्यवस्था कैसे चलाई जाए, क्योंकि जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको पता है कि अगर हम लोग समूह में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हम लोगों के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, एक नियम बना लेते हैं जिन्हें हम लॉज कहते हैं, या हम लोग आज जैसे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी एक लॉ का ही पार्ट है। तो इस तरीके के बने लॉज जोड़ते हैं एक दूसरे को और एक ऐसा समूह निर्माण करते हैं जो एक मत में बंधा हुआ है, मतलब एक फिलॉसफी या एक थ्योरी को या एक लॉ को मान रहा है। उससे क्या होता है कि अब जो भी व्यवस्था है, सब लोग अपना इंडिविजुअल काम भी करते हैं, और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की दिक्कत आती है वहाँ लॉ आगे आ जाता है। बोलते हैं कि ये आपकी हद है, ये आपकी सीमाएं हैं, यहाँ तक आप काम करिए, यहाँ तक हम काम करेंगे। तो इससे व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, और यही सामाजिक व्यवस्था जो है एक राष्ट्र का निर्माण करती है, एक नेशन बना देती है। सभी लोग एक जैसे हैं तो मानवी ही, लेकिन हो सकता है धर्म अलग हो, जातियां अलग हों, या और किसी आधारों पे वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नियमों ने उन्हें ऐसा बना दिया है कि वो एक साथ रहते हुए भी, विविधता के बावजूद भी बहुत ढंग से रह लेते हैं। तो इस तरीके से बनता है राष्ट्र, नेशन। तो नेशन में क्या चाहिए, समाज, और समाज को निर्धारित करने वाले, क्रियाकलापों को निर्धारित करने वाले, उनकी फंक्शनिंग को चलाने वाले लॉज की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसा कि इंडिया में दिखता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, कोर्ट है। तो ये क्या है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद होने से या खराब होने से बचाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से नेशन का निर्माण होता है, विकास होता है। दूसरी तरफ होता है राष्ट्रवाद। ये एक थॉट है, ये एक सोच होती है, ये विचार होता है। ये कब पनपता है, जब आपने राष्ट्र का निर्माण कर लिया, अब ऐसे ही कोई और राष्ट्र भी बना होगा, दूसरा राष्ट्र। जब हमारे राष्ट्र के अंदर या हमारी चीज़ों के अंदर कोई गलत ढंग से या नेगेटिव एक्टिविटी के जरिए गड़बड़ करना चाहता है, तो जो लोग होते हैं एक नेशन के, एक पब्लिक के, या जैसे इंडिया के लोग हैं, वो क्या होंगे, वो उठ खड़े होंगे उस राष्ट्र के विरोध में। तो जो ये विरोध करने का विचार आया, और जो ये दिमाग में आता है लोगों को कि इसको भगाओ और ये गड़बड़ कर देगा हमारे राष्ट्र के अंदर, तो ये होता है आपका राष्ट्रवाद। ये कहाँ से होता है, ये नेशन में जब तक आप हैं तब तक आपने देखा होगा, इंडिया को भी अगर गौर करें तो हम लोग बहुत लड़ते भिड़ते रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे देश में। लेकिन जब कभी कोई देश, दूसरा देश हमारे देश पे अटैक करे, या फिर वो गलत तरीके से नज़र डाले, या कोई गलत एक्टिविटी हो उसकी तरफ से, तो हम सब क्या होते हैं, एकजुट हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो नेशनलिज्म की भावना धर्म, जात, इंसान, इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर होती है, क्योंकि हम लोग सामूहिक रूप से एक साथ मिल के सामना करना चाहते हैं अपनी अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए। वहाँ सबकी इंडिविजुअल तो
फ़ायदा है, लेकिन इंडिविजुअली लड़ नहीं सकते आप बड़ी चीज़ से। तो क्या करते हैं हम लोग, सामूहिक रूप से लड़ते हैं। और जब ये सामूहिक रूप से लड़ना होता है और इसके पीछे थॉट क्या होता है, राष्ट्रवाद का या नेशनलिज्म का, कि हमें बचाना है अपनी सामाजिक व्यवस्था को, अपने कानून को, अपने नियमों को, नहीं तो दूसरा आदमी आके वो उनको बर्बाद कर देगा। तो इस तरीके से निर्मित होता है राष्ट्रवाद का थॉट, ठीक है, नेशनलिज्म का थ्योरी। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं अपने बुक के हिसाब से कि राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या है, या राष्ट्रवाद का उदय हिंदुस्तान में कैसे हुआ। और आपकी बुक कवर करती है उस दौर को जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का दौर था। ब्रिटिशर्स बहुत हावी होते जा रहे थे और वो सभी सामूहिक समूहों को, या कहें सामाजिक समूहों को, बहुत बुरी तरीके से कुचल रहे थे। वो अपना फ़ायदा कर रहे थे और किसी के भी साथ नहीं थे। ऐसा नहीं था कि किसी का वो हमदर्दी दिखा रहे हों, लेकिन जहाँ उनका काम बनता था उनके साथ वो मिल जाते थे, और जब काम निकल जाता था तो फिर से उनको विरोध करने लगते थे या उनको अपोज करने लगते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अलग अलग समाज, अलग अलग समूह अलग अलग तरीके से प्रताड़ित हो रहे थे अंग्रेज़ों के द्वारा। अब वो लड़ रहे थे इंडिविजुअली, ठीक है। कोई एक वर्ग लड़ रहा था, जैसे व्यापारी है, उनको नुकसान हुआ तो वो लड़ने लगे, एग्रीकल्चरिस्ट है वो लड़ने लगा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तौर तरीके से अपने लड़ रहे थे, लेकिन उनको एक चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि हम लोग लड़ तो एक ही से रहे हैं, हमारा लड़ाई किससे है, ब्रिटिशर्स से। तो भले ही हमारे मकसद अलग अलग हों, लेकिन अगर हम एक हो जाएं तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स के पांव उखड़ जाएंगे, क्योंकि वो इतनी जनता को नहीं संभाल सकते। अभी तक क्या है, आप इंडिविजुअल खड़े होंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा, उनके पास पैसा ज़्यादा, पावर ज़्यादा, वो आपको दबा देंगे। आप एक साथ हो जाएंगे तो कभी नहीं कोई इतनी हिम्मत कर पाएगा कि आपके ऊपर हथियार चला दे या आपका विरोध करे। तो इस तरीके से कमज़ोर पड़ सकता है आदमी अगर आप एकजुट हो जाए तो। इसीलिए हम लोगों के यहाँ कहावत भी है, एकता में शक्ति है। तो इस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। उपनिवेश विरोधी आंदोलन के साथ इसका गहरा नाता है। यानी जब अंग्रेज़ों ने इस तरीके से काम करना शुरू किया, लोगों का विरोध करना, उनका हक मारना शुरू किया, तो लोग क्या करने लगे, पहले तो अलग अलग लड़ रहे थे, अब उनको समझ में आने लगा कि हम लोग एकजुट होकर लड़ें तो इनसे ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। औपनिवेशिक शासकों के साथ संघर्ष के दौरान जनता एकता के महत्व को समझने लगी थी। तो औपनिवेशिक शासक मतलब वही अंग्रेज़ों के साथ जब संघर्ष हो रहा था, तो सभी लोगों को ये समझ में आ गया था कि अब हम लोगों को एक साथ होकर लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी का दुश्मन एक है, वो है ब्रिटिशर। तो सब लोग एक साथ आ जाते हैं, अगर ये निकल जाएंगे तो सभी को सहूलियतें मिल जाएंगी, सभी आज़ादी से फिर रहने लगेंगे। तो यहाँ से भावना उत्पन्न हुई राष्ट्रवाद की हमारे देश में। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक साथ ला दिया। मतलब सभी समूह अलग अलग अभी तक थे, और अब क्या हुआ, सबको ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स हमारे एकमात्र शत्रु हैं, इनको हटा दो तो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी हमारे देश से। तो लोग एकजुट होने लगे। हालांकि विभिन्न वर्गों के संघर्ष के कारण और अनुभव अलग अलग थे, लेकिन जिसे एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य किया गांधी जी ने। दोस्तों, नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना पहले भी थे हिंदुस्तान में, लेकिन इसको जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया था हमारे गांधी जी ने। 1915 में गांधी जी हिंदुस्तान आते हैं और वो देखते हैं कि सभी वर्ग संघर्ष कर रहे हैं ब्रिटिशर्स से, लेकिन उनको एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि अगर वो एक साथ हो जाएं तो ब्रिटिशर्स उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो संख्या में कम है। हम भले ही टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, लेकिन अगर एक साथ और एकजुट हो जाएं तो ये कुछ नहीं कर सकते हमारा। और फिर गांधी जी ने इस महत्व को समझाना शुरू किया जनता को, और जनता को फिर समझ में आने लगा। तो यहाँ से हुआ राष्ट्रवाद का उदय हमारे यहाँ। अब इसमें कुछ घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण प्रभाव डालती थी राष्ट्रवाद के लिए, मतलब इंडिया में नेशनलिज्म के लिए इनका बड़ा रोल रहा। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये ऐसी घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है इस चैप्टर की दृष्टि से। तो पहला विश्व युद्ध हुआ, तो ऐसा क्या हुआ उसमें
कि लोगों को लगा कि अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से चला जाना चाहिए और हमें अब बहुत तेज़ी से इनको भगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हुआ क्या, पहला विश्व युद्ध 1919 में होता है, समाप्त होता है। इसके पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक पहुंचा, नए लोग जुड़ने लगे, संघर्ष की नई पद्धतियों ने जन्म लिया। अब हुआ ऐसा क्या हुआ, पहले भी तो ब्रिटिशर्स थे। हुआ क्या, विश्व युद्ध हुआ जब पहला, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा शोषण करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने भी भाग लिया था पहले विश्व युद्ध में। नुकसान उनका भी होता है, किसी भी युद्ध में अगर आप जीत भी जाएं तो भी नुकसान बराबर का ही होता है। बहुत सारा सामान लगता है, बहुत सारी फौजें लगती हैं, बहुत सारे गोला बारूद लगता है, पैसा लगता है। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स को भी बड़ा नुकसान हुआ था, और वो अपने नुकसान की भरपाई किससे कर रहे थे, हिंदुस्तान के लोगों से करना चाहते थे, यहाँ की जनता से करना चाहते थे। और जब जनता से वो कर रहे थे तो ऑब्वियसली वो शोषण करेंगे, उनको वो गलत तरीके से परेशान करेंगे लोगों को। इसके पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक पहुंचा। वो क्यों पहुंचा, क्योंकि इन्होंने शोषण की हदें बढ़ा दी। अंग्रेजों ने अपनी हदें इतनी बढ़ा दी कि गांव क्षेत्रों में जो अभी दूर दराज के लोग थे, दूर अलग थलग पड़े लोग थे, वो भी परेशान होने लगे थे इनसे। लगान बढ़ा दिया, लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया, नहीं एग्रीकल्चर हुआ तब भी उन पे दबाव बना रहे हैं कि हमें लगान दो। तो इस तरीके से संघर्ष ज़्यादा होने लगा, उनके खिलाफत ज़्यादा होने लगी। विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं क्या हैं, क्योंकि इस तरीके से लोग परेशान ज़्यादा होने लगे थे अब। और विश्व युद्ध हो गया तो ब्रिटिशर्स के सामने भी समस्या थी कि उनको भी आर्थिक रूप से सही होना था। अब उसका दबाव वो बना रहे थे यहाँ की जनता से। इसमें रक्षा व्यय के कारण हुई क्षति की पूर्ति हेतु नए करों और कर्जों में वृद्धि हुई। वस्तुओं के दामों में भारी बढ़त हुई, जिससे आम आदमी का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। देख रहे हैं आप कि रक्षा व्यय वगैरह में इतना ज़्यादा इन्होंने खर्च कर दिया। खर्च होना ही था, आप लड़ रहे हो तो खर्चा तो होगा ही। उसका भरपाई करने के लिए वो हमारे आम आदमी से पैसा वसूल करने लगे और उन्होंने दाम बढ़ा दिए। अब सरकारें कैसे करती हैं, हमसे पैसा वसूल करेंगी, या ये पैसा कोई नेता या कोई पीएम सीएम अपनी जेब से कभी नहीं देता। ये कहाँ से आता है, जनता के टैक्स के पैसे से आता है। और ये टैक्स का पैसा अगर आप वो सरकारें बढ़ा दें तो क्या होगा, उनके पास ज़्यादा चीज़ें जाने लगेंगी, चीज़ें महंगी होने लगेंगी और आम पब्लिक परेशान होने लगेगी। वही किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने हर चीज़ के दाम बढ़ा दिए, डबल कर दिए। अब जो दाम मुनाफा ज़्यादा होने लगा तो वो कहाँ जाने लगा, वो ब्रिटिशर्स के पास जाने लगा। लेकिन दिक्कत किसको हुई, पब्लिक जो खरीद रही थी उसको। जो 100 रुपए की चीज़ थी अब 200 देने पड़ रहे थे उसके। सबके पास तो नहीं है पॉसिबल कि वो डबल दे पाए, तो बहुत सारे लोग भूखमरी की जद में आ गए, बहुत सारे लोग बिना खाना खाए रहने लगे, बहुत सारे लोगों को परेशानियां होने लगी कि क्या किया जाए, बीमारी के चलते बहुत सारे लोग गुजरने लगे। तो इस तरीके से बहुत दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं उस दौर में। युद्ध के दौरान इन्होंने एक और काम किया था कि इन्होंने गांव के लोगों को जबरन सिपाही बनाया था अपना। क्यों, ये ब्रिटिशर्स को क्यों मरवाते, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इंडियन जो थे बेचारे गांव के लोग थे, सीधे साधे लोग थे, उनको बंदूक पकड़ा दी। अब वो बहुत ट्रेंड भी नहीं थे और उनको बंदूक पकड़ा दी। इसका सीधा मतलब था कि आपने उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। और उन लोगों ने क्या किया, वो लड़ने गए और फिर कभी लौट के ही नहीं आए। अंग्रेज़ों ने ऐसा बर्ताव किया तो इससे भी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विरोध की आग पैदा हो जाती है लोगों के अंदर। भाई जिसका भी घर से कोई जाएगा युद्ध में और लौट के नहीं आएगा तो उसको बुरा तो लगेगा ही। और उनको जब पता चला ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती भेजा था, उठा ले गए थे वो हमारे यहाँ से लोगों को, तो फिर विरोध और ज़्यादा बढ़ गया। प्राकृतिक आपदाओं ने इन परेशानियों को और अधिक बढ़ा दिया था। और मैंने बताया कि लोगों को भुखमरी, बीमारी के चलते उनको दवा नहीं मिली, उससे मौतें होने लगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। तो और रही बची बाढ़ आने लगी। भाई प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही रहती हैं, वो तो नेचुरल डिजास्टर्स तो आने रहेंगे, नेचुरल कैलामिटीज़ तो होती ही रहेंगी। तो इसमें क्या हुआ कि वो जले पे नमक वाला काम हो गया कि उनको और ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। जो पब्लिक पहले से परेशान थी ब्रिटिशर्स के हाथों, वो उस पे अत्याचार कर दिया प्रकृति ने और ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी एक कारण था कॉन्फ्लिक्ट का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में उसका ये नतीजा निकल के आ रहा था सामने
कि लोग किस तरीके से परेशान होने लगे थे अब ब्रिटिशर्स के हाथों। इन सभी घटनाओं से छुटकारा दिलाने के लिए अब एक नया नेता देश में उपस्थित था जिसका नाम था महात्मा गांधी, जिसने संघर्ष के नए तथा सरल तरीकों को अपनाने की प्रेरणा दी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब गांधी जी को ऐसा क्या था, नेशनलिज्म पहले भी था, लोगों के अंदर लड़ने की भावना पहले भी थी। वो जानते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं तो इनको भगाने की ज़रूरत है। तो ऐसा क्या था कि गांधी जी ने पैदा किया। गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उनको पता था कि हमारी देश की जनता गरीब है, उनको बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के अंदर एक चीज़ होती है, विल पावर। अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो गांधी जी ने भी उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने सबको समझाया कि सबके कॉन्फ्लिक्ट किससे हैं, ब्रिटिशर्स से। सब लोग एकजुट हो जाओ, और हमारे पास बेशक हथियार नहीं है तो हम लोग हथियार से नहीं लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे अहिंसा से। ठीक है, अगर 50 आदमी आ जाए सामने तो कोई भी कितना भी बड़ी बंदूक लिए खड़ा हो, वो एक साथ गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता। गांधी जी ने भी उसी का फ़ायदा समझाया उनको कि अगर सब लोग खड़े हो जाएं, इतना बड़ा देश है, इतनी जनता है, अगर हम लोग सब एक साथ खड़े हो जाएंगे तो क्या हिम्मत है ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर हमला कर दें। और ये बात जनता को समझ में आई कि हम लोग हथियारों से ही हर जंग नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है विवाद से, वाद से, बोलचाल से, बातचीत से। ठीक है, अपनी बात मनवा के, ये भी तरीके होते हैं जंग जीतने के। और गांधी जी ने इन्हीं को महत्वपूर्ण माना। और जब दुश्मन ज़्यादा बड़ा हो तो आपको बहुत ही दिमाग से काम करने की आवश्यकता होती है। गांधी जी ने ये सबको समझा दिया था। अब गांधी जी ने क्या किया कि इसको इस तरीके से ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए एक उन्होंने आंदोलन शुरू किया, या कहें कि एक विचार दिया लोगों को, जिसे सत्याग्रह कहा गया। सत्य आग्रह, राइट, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, अपने हक के लिए मांगना। सत्य क्या है, हमारा अधिकार है, और हम अधिकार के लिए अगर हम ब्रिटिशर्स से मांग रहे हैं तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ब्रिटिशर्स अगर समझेंगे तो ठीक, और नहीं समझेंगे तो वो क्या कराएंगे कि अमानवीय हैं ये लोग, बिल्कुल दुश्मन है मानवों के, या ह्यूमन बीइंग के बिल्कुल एनिमी हैं। और इसको नाम दिया गांधी जी ने सत्याग्रह का, और लोगों को समझाया, लोगों को समझ में आया। तो ये विचार कहाँ से आया? महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। उनके रूप में भारत को एक नया नेता मिला। बिल्कुल सही बता दिया आपको। गांधी जी ने जन आंदोलन का एक अनोखा तरीका अपनाया था जिसे सत्याग्रह से जाना गया। बिल्कुल ठीक। गांधी जी के सत्याग्रह का मानना था कि अपनी लड़ाई आक्रामकता के स्थान पर अहिंसा से भी जीती जा सकती है। गांधी जी ने बताया कि हम लोग अगर हथियारों से या वैसे इनका विरोध नहीं कर सकते, ये लोग ज़्यादा टेक्निकली साउंड हैं, ज़्यादा पैसा है इनके पास और ज़्यादा हथियार हैं इनके पास, तो बेहतर है कि हम अहिंसा का सहारा लें, हम अपने हक को मांगें। केवल हमें नहीं लड़ना तुमसे, लेकिन हमारा अधिकार दीजिए, वो आपको देना पड़ेगा। और लोगों को ये बात समझ में आई। गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में आरंभ 1917 में बिहार के चंपारण जिले में बागान व्यवस्था के खिलाफ, 1917 में गुजरात के खेड़ा में किसानों के लगान के खिलाफ, और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में किया था। मतलब गांधी जी 1915 में आए और उसके बाद अपने सत्याग्रह का हिंदुस्तान में प्रयोग करते हैं। उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि वो कुछ भी काम करते थे तो उसका पहले प्रैक्टिकल करके देखते थे अपने आधार पे कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये ऐसा तो नहीं है इसका रिजल्ट फेल्योर में बदल जाए या गलत इसका नतीजा निकल आए। तो उन्होंने क्या किया कि शुरुआती दौर में प्रैक्टिकल के तौर पे उन्होंने सत्याग्रह के 3 आंदोलन किए। छोटे थे, 1917 में बिहार में चंपारण में हुआ था, फिर 17 में ही खेड़ा में हुआ किसानों के लिए, और उसके बाद अहमदाबाद में मिल मजदूरों की कुछ परेशानियां थी 1918 में, तो उनके पक्ष में भी उन्होंने ब्रिटिशर्स से के सामने ये आंदोलन किया था, और इसमें काफ़ी कुछ उनको जीत हासिल हुई। और यहीं से गांधी जी प्रभावित होते हैं कि हमारा सत्याग्रह का आंदोलन जो है वो हिंदुस्तान में भी काम करेगा, सत्याग्रह हमारे हिंदुस्तान में भी वर्क करेगा। तो गांधी जी का जो, और लोगों को भी ये समझ में आया जब उन्होंने ये चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का आंदोलन देखा, तो उन्हें लगा कि क्या इस तरीके से भी किया जा सकता है। मतलब
हिंसा का विरोध अहिंसा से भी किया जा सकता है। लोगों को समझ में आया कि नहीं नहीं, अगर हम अपनी मांगों को माने तो ये कितना अत्याचार करेंगे, कितना डंडा चलाएंगे हमारे ऊपर, कभी ना कभी तो ये असफल होंगे, कभी ना कभी तो ये इस हद तक आएंगे कि नहीं नहीं, इनको नहीं पीछे धकेला जा सकता है, जो मांग रहे हैं इनको दे दो। और गांधी जी ने वो करके दिखाया था लोगों को, इसलिए लोग और ज़्यादा प्रभावित हुए। तो यहाँ से एक तरीके से सत्याग्रह का उन्होंने प्रयोग किया हिंदुस्तान में गांधी जी ने। अब आता है 1919, एक बड़ा परिवर्तन, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट को समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये आया क्यों। हम लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां बदल गई थी। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगे थे हिंदुस्तानियों पे, बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे, और उसके बदले में यहाँ से रिटेलिएशन हो रहा था। यहाँ से भी लोग विरोध कर रहे थे ब्रिटिशर्स का। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक एक्ट बना दिया, एक एक्ट बनाया रॉलेट एक्ट के नाम से। रॉलेट ने बनाया था इसलिए रॉलेट एक्ट कहा गया। इस अधिनियम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों पर लगाम और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक बंद करने का अधिकार मिल गया था। आप समझिए, इन लोगों ने क्या किया कि अभी तक एक तरीका था कि लोगों को गिरफ्तार करते थे, फिर अदालत ले जाते थे, फिर उनको जेल भेजा जाता था, मतलब एक तरीके से न्याय के आधार पे काम हो रहा था। लेकिन विरोध ज़्यादा हो रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया कि न्याय की प्रक्रिया को ही अलग कर दिया। बोले कि लोगों को कहीं भी गिरफ्तार करो और 2 साल तक जेल में ठूसे रहो, उनका कोई मतलब गलत काम किया हो उन्होंने या ना किया हो, लेकिन उनको जेल में आप बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, जो उनके पुलिस वाले थे उनको एक आज़ादी मिल गई। उन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ जो अपराधी थे उनको बंद किया, बल्कि उन्होंने सबको ठूसना शुरू कर दिया जेलों में। ये तो पहले भी वो करते थे, उनकी नज़र में तो सारे हिंदुस्तानी अपराधी थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, मौका पा लिया और उन्होंने सारे हिंदुस्तानी, मतलब जितने भी लोग जरा सा भी उनका विरोध करते थे उनको उठा के जेलों में बंद कर देते थे और उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाते थे। और बहुत ही कंडीशन उनकी बुरी हो गई थी। 2 साल तक अगर बिना बताए किसी को बंद कर दिया जाएगा जेलों में, खाना ना दिया जाए, उनके साथ उत्पीड़न किया जाए, उनको मारा पीटा जाए, तो क्या होगा आप भी समझ सकते हो। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो बिना किसी कार्रवाई के पुलिस को अनुमति देता था कि किसी भी हिंदुस्तानी को गिरफ्तार करके वो जेल में 2 साल तक रख सकते हैं। और जब पुलिस गिरफ्तार करेगी, कोई न्याय व्यवस्था जब रही नहीं, तो फिर क्या करेगी, वो अत्याचार करेगी, लोगों को क्या करेगी, परेशान करेगी। उनको खाना पीना नहीं मिला, जेलों में बड़ा स्थितियां खराब हो गई। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को एक आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने हड़ताल का आह्वान किया, विभिन्न शहरों में से समर्थन मिला, दुकानें बंद कर दी गई, लाखों मजदूर हड़ताल पर चले गए। रॉलेट एक्ट का सभी ने विरोध किया। गांधी जी को समझ में आया कि ये बहुत अच्छा मौका है एकजुट हो जाने का, और उन्होंने सबको समझाना शुरू किया कि रॉलेट एक्ट देखिए कितना खराब कानून है ब्रिटिशर्स की तरफ से, और ख़राब था भी। लोगों ने इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम हड़ताल करेंगे, क्योंकि अहिंसा उनका मूल मंत्र था। वो हिंसा करने नहीं चाहते थे और करते भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि बोले हम हड़ताल कर देंगे। और उनके आह्वान पे गांधी जी अब तक बहुत एक बेहतरीन नेता हो चुके थे हिंदुस्तान में। उनको पहले भी लोग जानते थे, लेकिन जब से हिंदुस्तान में आए थे उन्होंने इतने प्रयोग किए थे, लोग बड़े प्रभावित हो चुके थे। तो जैसे ही गांधी जी ने कहा, लोग उनके साथ चल दिए। बोले कि ठीक, दुकानें बंद होने लगीं, जो ब्रिटिशर्स के यहाँ काम करने वाले लेबर थे उन्होंने अपनी मजदूरी छोड़ दी। बहुत सारे लोग जो सरकारों के साथ काम कर रहे थे या सरकारी महकमों में काम कर रहे थे, दफ्तरों में काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी। बोले कि नहीं, हम विरोध करेंगे, ये तो बिल्कुल अत्याचार है। ठीक है, तो गांधी जी ने एक प्रभावी भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। और रॉलेट एक्ट इतना खराब एक्ट था कि उसका सब विरोध करना चाहते थे, और इस समय गांधी जी को अच्छा मौका मिल गया था हिंदुस्तान में अपना एक आंदोलन खड़ा करने का, जो वो चाहते भी थे। इस आंदोलन के कुचलने के लिए कई नेताओं को बंदी बना लिया गया और महात्मा गांधी जी को भी दिल्ली आने से रोक दिया गया, क्योंकि दिल्ली एक तरीके से हेडक्वार्टर था ब्रिटिशर्स का। तो महात्मा गांधी जी को अब इतने प्रभावशाली थे वो कि अगर उनको दिल्ली आने देते तो उनके साथ जनता भी आ जाती और फिर दिल्ली में एक बड़ा विरोध खड़ा हो जाता। अच्छा, उस समय मीडिया इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो देश की राजधानी है वहाँ तो डेवलप है, तो
तो वो पूरे विश्व में पहुंचती तो फिर विरोध होता ब्रिटिशर्स का, और ज़्यादा दबाव पड़ता उनके ऊपर। तो उन लोगों ने गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया और कई बड़े नेता जो गांधी जी के साथ थे और रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण विरोध करने वाले लोगों पर गोलियां चला दी, जिसके कारण शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। लोगों ने विभिन्न सरकारी विभागों को हमला कर दिया। अमृतसर में 10 अप्रैल को पुलिस ने गोलियां चला दी लोगों को विरोध करने के लिए। लोग विरोध कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, और पुलिस ने क्या किया, उन पर गोलियां चला दी। अब गोली चल गई, हिंसा कर दी, तो सबके अंदर तो पेशेंस नहीं है ना गांधी जी जैसा। कुछ लोगों ने क्या किया, उपद्रव कर दिया। उन लोगों ने भी लोगों को मारना या पुलिस वालों को या ब्रिटिशर्स को मारना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने लगा। इसको नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया, और जो उस समय अमृतसर का इलाका था वहाँ पे जो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो जनरल डायर को बुलाया गया कि आप व्यवस्था को संभालिए, ब्रिटिशर्स की तरफ से कि आप व्यवस्था को संभालिए, और यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें आने लगी हैं। अब जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा विरोध करने लगे हैं। इसी दौरान होता है जलियांवाला बाग कांड। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, बहुत दुखद घटना है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है 1919 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही, या कहें कि रॉलेट एक्ट का जो एक प्रभाव था उसी के विरोध में ये कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैदान में काफ़ी संख्या में लोग बैसाखी के मेले में एकत्रित हुए थे, और कुछ लोग जो नेता थे या कहें कि उस समय के लोग थे, आंदोलनकारी थे, उनको लगा कि बहुत सारे लोग आएंगे तो इस समय एक समझाने का मौका मिलेगा उनको हम समझा पाएंगे कि रॉलेट एक्ट का विरोध करना है, ब्रिटिशर्स का विरोध करना है, और हम लोगों को एकजुट होना है। क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा मीडिया डेवलप नहीं था कि किसी को फ़ोन कर दिया जाए या गाँव में जा के पहुँचा दिया जाए बात को। तो लोग ऐसे ही तरीक़ों का अपनाते थे, जैसे नाटक हो गए, नौटंकी बहुत होती थी उस समय, मेले होते थे, या जो भी सामूहिक रूप से त्यौहार वगैरह होते थे, उनको ज़्यादा माध्यम बनाते थे अपने प्रचार प्रसार करने का, आंदोलन का, या कोई भी प्रचार प्रसार हुआ तो आप हिस्ट्री में उठा कर देखेंगे तो इस दौर को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। और यही हो रहा था कि जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, लोग आने वाले थे, तो जो आंदोलनकारी थे वो सोचते थे कि और लोगों को भी इस बारे में समझाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, साथ ही कुछ लोगों को उद्देश्य सरकार के दमनकारी नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करना भी था जो उस समय चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जनरल डायर को भनक लग गई कि उस समय ऐसा माहौल तो था ही, और लोग इकट्ठा हो, मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो लोगों को क्या पता मार्शल लॉ क्या होता है, वो तो अपना मेला मना रहे थे। और डायर को लगा कि ये मौका है इस समय हिंदुस्तान के अंदर डर पैदा करने का, हिंदुस्तान के नागरिकों में डर पैदा करने का। तो जनरल डायर ने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर लिए। जलियांवाला बाग बाउंड्री से कवर्ड था, तो जो रास्ते थे उस पे सबको पुलिस लगा दी उसने, और अंदर जितने भी लोग थे उन पे गोलियां चलाने का उसने ऑर्डर दे दिया। और इस अंधाधुंध गोलीबारी में बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे, और बहुत सारे लोग थे जो ऑब्वियसली सभी निर्दोषी थे। कोई वहाँ विरोध प्रदर्शन कर भी नहीं रहा था, केवल वो समझना चाहते थे या समझ रहे थे, लोग उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग विरोध कर सकते हैं। और अहिंसा, गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था हिंसा नहीं होना। तो डायर ने इतना बड़ा कांड कर दिया कि गोलीबारी कर दी, और वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग शहीद हो गए। तो ये था जलियांवाला बाग कांड। आगे चलते हैं। इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई और लोगों ने विद्रोह आरंभ कर दिया। पुलिस से मोर्चा लेने के लिए सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया, जिससे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निर्मम तरीके अपनाए। ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी घटना होगी और बेवजह होगी तो लोग और ज़्यादा आक्रोशित हो गए, और लोगों ने क्या किया कि जगह जगह ये फिर होने लगा। जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स के पुलिस स्टेशन थे उन पे हमला होने लगा, ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस थे उन पे हमला होने लगा। इंडियंस ने बहुत ज़्यादा हमले करना शुरू कर दिया। सभी जगह इसका नतीजा सामने आता है, और ब्रिटिशर्स भी, उनको तो मौका चाहिए था कि आप हमला करोगे तो हम गोली चला देंगे। तो उन लोगों ने भी क्या किया कि जितना जी में आया उतना अत्याचार किया उस दौरान में इंडियंस पे।
हिंसा बढ़ती देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी को पता था, गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए आंदोलन में, क्योंकि हिंसा का सामना हम हिंसा से नहीं करते, हम अहिंसा से करेंगे। और जब उनको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे और बहुत सारे इंडियंस मारे जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो गोली चला देंगे, उनको तो मौका मिल गया है कि ये हमारे थाने फूंक रहे हैं या हमारे थानों पे पत्थर फेंक रहे हैं, तो पत्थर के बदले वो पत्थर नहीं चलाएंगे, वो गोली चला देंगे और कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तो गांधी जी ने इस हिंसा को देखते हुए आंदोलन वापस ले लिया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ यह आंदोलन बहुत व्यापक था, परंतु फिर भी यह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। अभी भी पूरी तरीके से आंदोलन कोने कोने तक नहीं पहुंचा था, देश के बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं पहुंचा था। लेकिन हाँ, गांधी जी के आ जाने से एक प्रभावी भूमिका में आ चुका था। एक बहुत ही ये कहें कि इम्पोर्टेंस देने लगे थे लोग गांधी जी की बातों को, और उनके साथ चलने के लिए तैयार थे, और वो जानने लगे थे कि गांधी जी जो भी करेंगे या कहेंगे वो गलत नहीं होगा। और यही कारण था कि रॉलेट एक्ट में बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ा समूह इकट्ठा हुआ, न सिर्फ आदमी लोग या पुरुष ही, बल्कि महिलाएं, बच्चे भी इसमें इकट्ठा हुए, सभी धर्म, सभी जातियों के लोग इकट्ठा हुए। तो ये एक प्रभावी भूमिका में तो रहा, ये बहुत प्रभावशाली आंदोलन तो रहा, लेकिन अभी भी काम करने की ज़रूरत थी। बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जो अलग थलग पड़े हुए थे और मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे थे, या कहें कि आंदोलन को नहीं समझ पा रहे थे, या आंदोलन उनकी पहुंच से दूर था। तो दोस्तों, ये रॉलेट एक्ट की कहानी थी। अब बात आती है खिलाफत आंदोलन की। गांधी जी एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जिसमें देश का हर वर्ग हिस्सेदारी करे। यानी गांधी जी चाहते थे कि देश के हर वर्ग का हिस्सेदारी हो। इससे पहले हम लोगों ने देखा रॉलेट एक्ट के विरोध में बहुत क्षेत्र अभी अछूते थे, बहुत सारे लोग अभी आंदोलन को नहीं समझ पा रहे थे या एकता को नहीं समझ पा रहे थे, और गांधी जी इसको बहुत कुछ बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति, राष्ट्र का हर एक व्यक्ति किसी ना किसी स्तर पे, अपने आधार पे या अपनी जितनी उसकी क्षमता है, जितनी पावर है, उसके आधार पे वो राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग ले। तो वक्त आता है खिलाफत आंदोलन का। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई थी और उनके विरोधी ऑटोमन साम्राज्य तथा उनके खलीफा पर कठोर प्रतिबंध लगाने वाले थे। ऑटोमन साम्राज्य एक इस्लामिक संगठन मान सकते हैं या इस्लामिक ग्रुप मान सकते हैं, और वो उस समय हार गया था, और उनका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसे खलीफा कहते हैं, तो उसकी बात को बहुत मानते हैं इस्लामिक लोग, और वो चाहते थे कि जो खलीफा है उसको, जैसा पहले हम लोग खलीफा नियुक्त होता था, वैसे ही एक खलीफा हो हमारा, और हमारे खलीफा की जो पदवी है वो हमसे ना छीनी जाए। लेकिन जो लोग जीते थे उसमें ब्रिटिशर्स भी थे, और वो चाहते थे कि जो ये खलीफा है या जो ऑटोमन साम्राज्य है उसको समाप्त कर दिया जाए और खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि अभी ऑटोमन साम्राज्य और खलीफा के माध्यम से सारे इस्लामिक लोग एक साथ बंधे हुए हैं, फिर इनको अलग अलग तोड़ने में हमें सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि कोई इनको एक करने वाली शक्ति या ताकत नहीं रह जाएगी। और इसका सभी इस्लामिक लोग विरोध कर रहे थे, और हिंदुस्तान में भी रहने वाले जो मुस्लिम थे वो भी इसका विरोध कर रहे थे ब्रिटिशर्स का, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑटोमन साम्राज्य बेशक हार गया है, लेकिन हमारे खलीफा की जो पद है उसको समाप्त करने का हम अधिकार किसी को नहीं देते। और इसी के लिए सब जगह आंदोलन हो रहा था। तो हिंदुस्तान के भी मुस्लिम आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सिर्फ मुस्लिम ही ये आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी को लगा कि क्या ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही आंदोलन है? वो भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो अगर आज उनके सामने समस्या है, उनके धर्म पे समस्या है, तो आज हमें उनका साथ देना चाहिए। आज हम उनका साथ देंगे तो कल हमारे ऊपर कुछ आएगा तो वो हमारा साथ देंगे। और आफ्टर ऑल पूरी दुनिया में ब्रिटिशर्स के
विरोध में लगभग सभी थे, क्योंकि उन लोगों ने अपना बार इतना ज़्यादा फैला रखा था और दूसरा वो बहुत ज़्यादा ब्रुटल भी थे, अत्याचार बहुत कर रहे थे। तो गांधी जी ने इसको माना कि खिलाफत आंदोलन या इस तरीके से किए गए मुस्लिम आंदोलन सिर्फ उनके नहीं हैं, उनमें हमें भी सहयोग करना चाहिए जिन आधारों पे हम कर सकते हैं। तो इसीलिए खिलाफत आंदोलन को एक मुद्दा बनाया गांधी जी ने। खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए भारत के मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन चला रखा था। इस घटना ने गांधी जी को हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ करने का अवसर प्रदान किया। ऑब्वियसली मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, हिंदुस्तान के मुसलमान थे और वो गांधी जी जानते थे कि अगर मुस्लिम अलग है या हिंदू अलग है तो वही बात हो जाएगी कि फिर यूनिटी कहाँ रही, हम एक साथ कैसे लड़ेंगे ब्रिटिशर्स से। आज अगर मुस्लिमों की लड़ाई ब्रिटिशर्स से है और उनके धर्म के आधार पे है तो बेशक उनका धर्म प्रभावित हो रहा है, लेकिन वो हमारे भी तो हैं, हमारे देश का हिस्सा हैं, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। और गांधी जी ने इसको महत्वपूर्ण माना और उनको पता था कि अगर हम आज मुस्लिमों का साथ देंगे तो कल को हिंदुओं पे कोई बात आ जाएगी तो मुस्लिम उनका साथ देंगे। तो इस तरीके से एकता पुनः बनेगी हिंदुस्तान में। और ये बड़ी दुखद बात है कि इन्हीं ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में ये हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा दायरा या कहें कि बीच में दीवार खड़ी की है, ये देन इन्हीं ब्रिटिशर्स की थी। और गांधी जी इस बात को जानते थे और उन्होंने एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की दोनों को, और उनको मौका मिला खिलाफत आंदोलन के दौरान। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तो शौकत अली और मोहम्मद अली कर रहे थे, वो लोग ये मुस्लिम नेता थे और ये लोग कर रहे थे। तो गांधी जी इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि इस आंदोलन को एक साथ किया जाए, हम ब्रिटिशर्स का ही विरोध हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो एक साथ क्यों ना करें। उनको बात समझ में आती है। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। मतलब गांधी जी ने बोला कि खिलाफत आंदोलन हो ही रहा है और साथ में होगा असहयोग आंदोलन। दोनों आंदोलन जब एक साथ चलेंगे तो ज़्यादा ताकत होगी और ब्रिटिशर्स को लगेगा कि अब दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, और एक बड़ा आंदोलन को दिखेगा और उनको लगेगा कि जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटने की व्यवस्था की थी, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा की थी, वो अब कहीं ना कहीं भरने लगी है। और हुआ भी, इसका नतीजा भी हुआ, कुछ अच्छे असर भी पड़े उन पे। फिर आता है असहयोग आंदोलन, जिसकी हम लोग बात करें। हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन देखा, अब असहयोग आंदोलन को भी देखते हैं ये भी कैसे हुआ। गांधी जी ने 1909 में स्वराज नामक पुस्तक में लिखा था कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया है क्योंकि भारत के लोगों ने उसका साथ दिया। साथ दिया का मतलब ये नहीं कि ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे थे, वो तो कर ही रहे थे, कुछ लोग तो होते ही हैं ऐसे जो अपने ही समाज के विरोधी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे, लोग अलग थलग पड़े थे। जिसको दिक्कत होती थी वो विरोध करता था, दूसरा बैठा देखा करता था। गांधी जी ने बोला नहीं, सब लोगों को, आपकी प्रॉब्लम हो ना हो, अगर आपके भाई को प्रॉब्लम है, अगर हमारे किसी मुस्लिम भाई को प्रॉब्लम है तो हिंदुओं को जाना आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है। और फिर यही गांधी जी ने बाद में भी बात व्यवस्था बनाई। गांधी जी का मानना था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो उनके पास भारत छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही बात थी। जो लोग सहयोग कर रहे थे वो भी अलग थलग पड़ जाएंगे। अगर हमारे ही बीच से कोई ब्रिटिशर्स का सहयोग कर रहा है और उनको हम लोग निष्कासित कर दें या हम उनसे बात ही करना बंद कर दें या उनका साथ देना बंद कर दें तो क्या होगा। एक समय आएगा कि वो भी समाज से अलग हो जाएंगे और उनको भी लगेगा कि ब्रिटिशर्स तो हमारे हैं नहीं और हमारे जो लोग हैं वो भी हमसे दूर होते जा रहे हैं, तो वो भी बदलाव आएगा। और दूसरा, ब्रिटिशर्स को सहयोग जब मिलना बंद हो जाएगा तो उनको भी लगेगा कि अब क्या करेंगे, हम कैसे विरोध करेंगे इनका, या इन पे अत्याचार कैसे करेंगे, या इन पे अपने तरह तरह के जो नियम है वो कैसे थोपेंगे। तो गांधी जी ने ये व्यवस्था बनाई और इस चीज़ को समझाने की कोशिश की। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन एक साथ आरंभ हुए। एक बार फिर विभिन्न वर्ग एक साथ आ चुके थे। गांधी जी के द्वारा निर्धारित प्रस्तावों पर सभी वर्गों ने अनुसरण करना आरंभ कर दिया। गांधी जी ने बैठ के मुस्लिम जो नेता थे उनसे बात की और खुद भी
एक नियम बनाया कि दोनों लोग हैं, साथ में हैं, तो ऐसा नियम बना लिया जाए, एक बीच का मार्ग निकाल लिया जाए, एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाए कि सभी लोग एक साथ हो सकें और एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन कर सकें। और गांधी जी को उसमें सफलता भी मिली। हिंदू मुस्लिम अब फिर से एक थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे दोनों। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव मतलब पहले इसको बहुत बड़े आंदोलन होते हैं तो उनको डिसाइड कर लिया जाता है कि कैसे करना है या उनको आगे कैसे बढ़ाना है। तो अंग्रेजों सरकार द्वारा दी गई सारी उपाधियों को वापस कर दिया, मतलब करना था ऐसा बोला गांधी जी ने कि आप अपने अपने स्तर से विरोध कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तरीके भी बता दिए कि किस तरीके से हम बिना हिंसा के विरोध कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स के यहाँ काम करने वाले लोग थे या ब्रिटिशर्स के हक में काम करते थे, वो ज़रूरी नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स के लिए या वो कोई देशद्रोही थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स उनको प्रभावित करने के लिए अलग अलग उपाधियाँ, गिफ्ट और ये सब दिया करते थे। तो गांधी जी ने बोला कि अगर आपको लगता है कि आप विरोध करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स का, तो जो उपाधियां हैं, आपकी नौकरियां हैं, उनको छोड़ दीजिए। ब्रिटिशर्स के यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा खाएंगे, अपने देश का खाएंगे। अंग्रेजों सरकार द्वारा दी गई सारी उपाधियों को वापस करना इसमें एक महत्वपूर्ण काम था और बड़े बड़े लोगों ने अपनी सारी उपाधियाँ वापस करना शुरू कर दिया अंग्रेजों को। सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार करना, मतलब अगर आप इसमें किसी में भी नौकरी करते हैं सरकारी तौर पे, सरकार का मतलब उस समय ब्रिटिशर्स ही था, तो ब्रिटिशर्स की सरकार में अगर कोई भी नौकरी कर रहा है तो वो अपना पद छोड़ सकता है, अपनी नौकरी छोड़ सकता है और हमारे साथ आ सकता है। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जा सकता है। ब्रिटिशर्स जो सामान बेच रहे हैं अपना, उसका बहिष्कार करिए, अपना देसी कपड़ा पहनिए, क्या ज़रूरत है, महंगा है थोड़ा पहनिए, कोई ज़रूरत नहीं है। शराब की दुकानों में पिकेटिंग की गई। शराब एक महत्वपूर्ण तरीका था उस समय ब्रिटिशर्स के कमाई का, तो उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को लगा दिया इस आंदोलन में। बोले महिलाओं को बिठा दो और वो दुकान ही नहीं खुलने देंगी। और यही हुआ, महिलाएं जाके बैठ गई दुकानों पे और बोली कि दुकान ही नहीं खुलेगी, मतलब दुकान आप खोले रहिए, कोई पुरुष को अंदर जाने ही नहीं देंगे, तो आप क्या बेचोगे और क्या कमा पाओगे। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में गांधी जी ने अलग अलग तरीके सुझा दिए लोगों को कि आप कैसे विरोध कर सकते हैं, और इनमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जो हिंसा पे आधारित हो। उन्होंने कहा अहिंसा का सहारा लेंगे और हम ऐसा करें। जब एक साथ ऐसा होगा तो ब्रिटिशर्स अपने आप, उनके दिमाग में जाएगा कि ये गड़बड़ हो रहा है या दिक्कत आएगी अब, क्योंकि अब हमारा सभी विरोध करने लगे हैं। जो हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी तक थे वो भी हमारा विरोध करने लगे हैं, तो कितने दिन ब्रिटिशर्स रुक पाएंगे। तो ये प्रस्ताव थे कुछ जो गांधी जी ने सुझाए थे कि इस तरीके से आप लोग विरोध कर सकते हैं ब्रिटिशर्स का, अलग अलग तौर तरीकों से, अलग अलग जरिए से, अलग अलग धर्म जातियों से। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख वर्ग कौन कौन थे? खिलाफत आंदोलन के समर्थक तो थे ही, क्योंकि उससे पहले सभी लोग गांधी जी की बात को मानने लगे थे और वो लोग चाहते थे कि बहुत अच्छी बात है, सब लोग एक मत हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे तो हम लोग ब्रिटिशर्स का विरोध भरपूर कर पाएंगे। तो खिलाफत में जितने लोग आंदोलन कर रहे थे वो लोग अब आ चुके थे असहयोग के साथ। स्वराज के हिमायती लोग, जो लोग स्वराज को महत्वपूर्ण मानते थे, अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को, अपने लोगों को महत्व देते थे। स्वराज का मतलब ही होता है अपना राज। जो चाहते थे कि स्वतंत्रता, जो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं, हम यहाँ के जो नेटिव हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और लोग हैं जो यहाँ पैदा हुए, यहाँ पले बढ़े, यहाँ पुरखों से रह रहे हैं, वो केवल यहाँ पे रहने के हकदार हैं, बाकी आप जा सकते हैं। तो जो स्वराज के हिमायती लोग थे उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया या अपना सहयोग दिया। आदिवासियों जो अंग्रेजों के अनैतिक नीतियों से परेशान थे, अब आदिवासी कैसे परेशान थे, इन लोगों पे भी बड़ा अत्याचार करते थे वो। आदिवासी या जंगलों में रहने वाले वो लोग जो सीधे सच्चे होते हैं, अपना आराम से गुजारा करते हैं, जंगलों पे निर्भर होते हैं, वहाँ के फल फूल, पत्ती, शहद और छाल, जड़ी बूटियों पे अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे भी ये चीज़ें ये लोग छीन लेते थे या फिर उन पे भी लगान लगा देते थे, बेमतलब के टैक्स लगा देते थे। अब छोटी छोटी चीज़ों से गुजारा करने वाले लोगों पे जरा जरा से उनके हक भी छीन लोगे तो क्या होगा, वो भी विरोधी हो गए। तो आदिवासी इस तरीके से विरोधी थे अंग्रेजों के, वो भी साथ में आ गए गांधी जी के।
किसान जो अनियमित लगान से झेल रहे थे, ये समस्या तो बहुत पुरानी थी। किसान ब्रिटिशर्स के लगान से परेशानी रहते थे हर जगह, तो जो भी परेशान थे वो साथ आने लगे थे गांधी जी के। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी अपना सहयोग करना शुरू कर दिया था। बागानों में अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करने वाले मजदूर, बागानों में अंग्रेजों ने व्यवस्था बना रखी थी कि बागान से कोई भी बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकता। मतलब कितनी हद थी टॉर्चर की कि कोई भी व्यक्ति जो उनके यहाँ काम कर रहा है वो उनकी अनुमति के बगैर आज़ादी से बाहर भी नहीं जा सकता। और उनको पैसा तो देना दूर, खाना भी एक वक्त का नहीं मिलता था। मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो लगे पड़े हैं जी जान से अपना काम करने में। तो ऐसे लोग भी रास्ता ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से हमारी समस्याओं को भी समझा जाए, और उनको मौका मिल गया था गांधी जी के रूप में, तो वो भी अपना सहयोग कर रहे थे। असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के कारण क्या हुआ? असहयोग आंदोलन चल रहा था, इतने सारे लोगों ने उसमें सहयोग किया, अलग अलग तरीके से अपना काम किया, अलग अलग तरीक़ों से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन एक समय आ गया कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी को वापस लेना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। क्या कारण था? अधिकारियों और सरकारी कार्यालयों पर हमले तेज हो गए, लोग उग्र होने लगे थे, हिंसा होने लगी थी, और गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे। विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों पर हमला कर दिया, बाजारों में लूटपाट शुरू हो गई, गोदामों पे कब्जे शुरू हो गए, आदिवासी आंदोलन हिंसक हो गए। जो आदिवासी थी वो बेशक तीर कमान चलाते हैं लेकिन बहुत अच्छा चलाते हैं, उन्होंने भी अपने तीर कमान निकाल लिए। और आंध्र प्रदेश की गुडम पहाड़ियाँ हैं, गुडम पहाड़ी कहते हैं, वहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी थे वो गुरिल्ला युद्ध करने लगे। मतलब वो पूरी जो पुलिस थी, जो आर्मी थी अंग्रेज़ों की, उसके विरोध में खुद उतर गए युद्ध करने के लिए। बाद में इस विद्रोह के नायक सीताराम राजू को पकड़ लिया गया। इस आंदोलन के बाद पकड़ा गया था उनको, और उनको फांसी दे दी गई थी। देखिए इसका नतीजा क्या हुआ हिंसा करने का, क्योंकि नियम कौन बना रहा था, कानून कौन बना रहा था? सब ब्रिटिशर्स के थे, तो वो चाहे जिसको भी उठाते और फांसी दे देते। ये लोग विरोधी तो कर रहे थे, लेकिन जरा सा हिंसक हुए तो उनको मौका मिल गया, और उन्होंने आदिवासी नेता सीताराम राजू को पकड़ लिया और उनको फांसी दे दी। फरवरी 1922 में हुई चौरी चौरा की घटना हुई। बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गोरखपुर में एक थाने पे लोगों ने हमला कर दिया था, और वहाँ पे काफ़ी उग्र प्रदर्शन हुआ, और जिसमें थाने में हमला के दौरान बहुत सारे अंग्रेज सिपाही कह लें या कहें ब्रिटिशर्स के काम करने वाले लोग भी मारे गए, जिसके कारण लगा गांधी जी को कि अब बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी है। और फिर इसके चलते फिर 1922 में गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो इस तरीके से चला असहयोग आंदोलन। अब एक और नया आंदोलन शुरू कर दिया था गांधी जी ने, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया। सबसे पहले इसकी भूमिका को समझते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद कुछ दिन एक ब्रेक सा रहा, मतलब एक लंबे अरसे तक कोई आंदोलन गांधी जी द्वारा नहीं खास चलाया गया। फिर बाद में आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसकी भूमिका में क्या था कि कांग्रेस के कुछ नेता जन संघर्षों से उबने लगे थे। कुछ नेताजी जो थे वो चाहते थे कि गांधी जी जिस तरीके से आंदोलन शुरू तो करते हैं, फिर उसके बाद जरा सा भी हिंसा होने लगती है तो वो वापस ले लेते हैं, तो इस चीज़ को बहुत अच्छा नहीं मान रहे थे। तो कुछ नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे कि वो गांधी जी के जो तरीका है आंदोलन बार बार वापस ले लेने का, वो ठीक नहीं है, उसको चलने दिया जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी कहते थे कि हिंसा होने लगेगी तो दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी, और वो नहीं चाहते थे कि आम व्यक्ति मारा जाए या ज़्यादा प्रताड़ित हो अंग्रेज़ों के द्वारा। तो कांग्रेस के कुछ नेता जन संघर्षों से ऊब चुके थे। उनको लगने लगा था कि यदि सुधार लाना है तो उनको अलोकतांत्रिक साबित करना होगा ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश सरकार को। तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम करें, एमएलए एमपी बन जाते हैं ब्रिटिश सरकार में रह के, फिर उनका विरोध किया करेंगे वहाँ पे बैठ के, ताकि उनको लगे या हम उस स्थिति में हो कि लोगों को बता सकें कि ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही थी। ये तरीका गलत नहीं था। अगर आप उसी में शामिल हो जाएं और उनका उसमें रहते हुए विरोध करें गलत कामों का उनके, तो एक बेहतर रास्ता तो था,
लेकिन गांधी जी के रास्ते से थोड़ा सा अलग था। अब इसमें भी कुछ नेता थे, इस तरीके की सोच रखने वाले, विचार रखने वाले कुछ नेताओं में थे CR दास और जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अलग स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था और अब वो चाहते थे कि स्वराज को थोड़ा सा गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनसे अलग होकर प्राप्त करने की कोशिश की जाए। और एक कारण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ चुकी थी। ये भी एक बड़ा कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने ब्रिटिश सरकार को भी हिला के रखा हुआ था और उनको भी आर्थिक रूप से परेशानियां हो रही थी। और हमेशा देखा जाता है कि जब सामने वाला दुश्मन परेशान हो, अगर उस समय उसको चोट पहुंचाई जाए तो वो जल्दी उखड़ सकता है या जल्दी वो परेशान हो सकता है, हट सकता है। तो ये भी कारण था कि ब्रिटिशर्स के लिए या ब्रिटिशर्स के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को आसानी से चलाने का या आंदोलन प्रारंभ करने का। एक कारण और सामने आता है साइमन कमीशन। 1928 में एक ऐसा कमीशन हिंदुस्तान भेजा गया ब्रिटिशर्स की तरफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो आया था हिंदुस्तान में इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए या उसके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाना है उसको बताने के लिए। और इत्तेफाक की बात कि वो आए थे हिंदुस्तान में इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सिखाने या बनाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे बनना है, लेकिन उनमें एक भी इंडियन नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स। तो कैसे पॉसिबल था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के पक्ष में होगा? वो तो ब्रिटिशर्स के भी पक्ष में होगा जब एक भी इंडियन नहीं है। तो इसका भी विरोध कर रहे थे भारतीय लोग और बहुत ज़्यादा विरोध हुआ साइमन कमीशन का। इससे ध्यान हटाने के लिए उस समय के लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेट यानी ब्रिटिशर्स वहाँ से सरकार तो रहेगी, इंडिया में भी एक उसके अंतर्गत या उसके अंदर एक सरकार बना ली जाएगी और जो काम तो करेगी, कहा जाएगा देखने में तो स्वतंत्र सरकार की तरह काम करेगी, लेकिन होगा क्या, उसके ऊपर प्रभाव किसका है? ब्रिटिशर्स का ही आफ्टर ऑल। तो इसमें चेंज क्या हुआ? ऊपर तो ब्रिटिशर्स ही बैठे रहेंगे, नीचे भले ही इंडियंस काम करते रहें, लेकिन क्या उनका विरोध कर पाएंगे या उनसे बिना पूछे कोई काम कर पाएंगे? नहीं। तो डोमिनियन स्टेट का क्या मतलब हुआ? तो ये भी एक बहुत बड़ा विरोध का कारण था उस समय। इन सभी कारणों से नेता असंतुष्ट थे। जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जहां उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई और 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में बोला कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, अब ये डोमिनियन स्टेट वगैरह कुछ नहीं चलेगा, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने बोला। और उन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगेंगे। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को किसने घोषित किया था और 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? तो स्वतंत्रता दिवस, बाद में ये गणतंत्र दिवस हो गया 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस का आह्वान करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर से। और बिल्कुल सही बात थी, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार हो और हम अपनी सरकार में ही स्वतंत्र रूप से काम ना कर सकें, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स बैठे हों। तो इसलिए बता दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए। और यही सब भूमिकाओं के आधार पर शुरू होता है हमारा नया आंदोलन। तो सबसे पहले क्या करते हैं? दांडी आंदोलन करते हैं, नमक आंदोलन। ये क्यों हुआ है? गांधी जी का क्या रोल था इसमें? देश को एक करने के लिए गांधी जी को जनजीवन का आम मुद्दा ढूंढना था। यानी वो चाहते थे कि पब्लिक का कोई ऐसा मैटर ढूंढा जाए जो सबको प्रभावित कर दे, जो किसी धर्म, जात या किसी क्षेत्र तक सीमित ना हो, जो हर जीवन या हर मानव के लिए या हर ह्यूमन बीइंग के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना दूसरे के लिए। तो ये ढूंढा किसमें? गांधी जी को मिला किसमें? नमक में। नमक सभी खाते हैं, नमक से सभी जुड़े हैं, नमक ना किसी धर्म का ना किसी जात का। तो क्या हुआ? उन्होंने उस समय
बड़ी परेशानी हो रही थी कि नमक पे टैक्स लगा रखा था ब्रिटिशर्स ने, हर चीज़ पे तो टैक्स लगाते थे, तो उन्होंने नमक पे टैक्स लगा रखा था और नमक के किसान जो नमक पैदा करते हैं उनको बड़ी दिक्कतें आने लगी थी और उन्होंने खिलाफत करना शुरू किया था ब्रिटिशर्स का। और ये बात पता चली गांधी जी को, तो गांधी जी ने उनका सहयोग करने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि नहीं, नमक पे टैक्स होना ही नहीं चाहिए और हम इसका खिलाफत करेंगे। और ये मुद्दा मिल गया था गांधी जी को, जो एक आम मुद्दा कहा जा सकता है या जनजीवन का मुद्दा कहा जा सकता है। और यहीं से गांधी जी ने शुरू किया नमक आंदोलन। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को खत लिखा और अपनी 11 मांगों को जिक्र किया। गांधी जी ने इन मांगों को चलते अपने आप को समाज से जोड़ने की कोशिश भी की, क्योंकि उसमें किसान, उद्योगपति और अन्य लोगों की भी समस्याएं समाहित थीं। तो उन्होंने इरविन को बोला कि ये समस्याएं हैं, अगर आप इनका हल निकाल दें तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, और अगर नहीं निकालेंगे तो हम फिर एक आंदोलन नया खड़ा कर देंगे और सारे इंडियंस अब हमारे साथ हैं। काफ़ी समय भी गुजर चुका है और कई बार हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, तो सभी आंदोलन की ताकत को जानते भी हैं। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया जाएगा। लेकिन इरविन ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया और बस जब उन्होंने इनकार किया तो गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक जाकर ये यात्रा खत्म होनी थी। 24 दिनों तक हर रोज़ 10 किलोमीटर की पद यात्रा करके 6 अप्रैल को यात्रा दांडी पहुंचती है। यहाँ नमक उबाल कर नमक बनाया जाता है और उसे चख कर गांधी जी ये टैक्स का विरोध करते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे और नमक स्वतंत्र रूप से बनेगा। ये ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक अपोज था कि वो गांधी जी को इतने बड़े और इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आंदोलन करता हुआ देख रहे थे और वो समझ भी रहे थे कि गांधी जी बेमकसद कोई काम नहीं करते। और यहीं से शुरू कर दिया गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए किस तरीके से एक छोटी सी चीज़ से गांधी जी ने आंदोलन पैदा कर दिया। तो ये था भूमिका दांडी मार्च की, या दांडी नमक आंदोलन जिसे हम लोग जानते हैं, दांडी मार्च के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो ये कारण था दांडी मार्च का, और फिर यही कारण बनता है आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, इम्पैक्ट क्या हुआ? इस बार लोगों ने न सिर्फ अंग्रेजों का समर्थन करने का प्रण लिया, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का भी उल्लंघन किया। यानी अंग्रेजों, हाँ तो ये गलत लिख गया है शायद, समर्थन नहीं है, वो उनका समर्थन नहीं करना चाहते थे लोग, समर्थन ना करने का प्रण लिया, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का भी उल्लंघन किया। मतलब औपनिवेशिक जो कानून अब उन्होंने बना रखे थे, लोग उनका भी विरोध करने लगे। अभी तक तो ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे, अब उनके नियमों कानूनों को भी नहीं मानेंगे हम, इस तरीके से करने लगे थे। क्योंकि इससे पहले नमक आंदोलन में गांधी जी ने उनके टैक्स का विरोध किया था। इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरता का सहारा लिया गया और गांधी जी और नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मार्च 1931 गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने वापस ले लिया। गांधी जी अपने विचारों के आधार पर चलते थे और बहुत ही अच्छे निर्णय लिया करते थे। गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात मान ली, जिसके बदले सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आश्वासन दिया। अब ये क्यों वापस लिया गया, ये सामने है। गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मान जाते हैं और इरविन कहते हैं कि जो राजनीतिक कैदी हम लोगों ने बंद कर रखे हैं, लोगों को, इंडियंस को बंद कर रखा है, उनको हम मुक्त कर देंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी लंदन जाते हैं, लेकिन बातचीत पूरी नहीं हो पाती, बीच में ही टूट जाती है। और इसका नतीजा ये होता है कि सरकार हिंदुस्तान में, मतलब इंडिया में जो यहाँ ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अत्याचार करना और शुरू कर दिया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एक बार फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने की कोशिश की। 1934 तक आते आते आंदोलन की गति मंद पड़ने लगी। मतलब फिर से आंदोलन खड़ा तो किया गांधी जी ने, लेकिन वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो गए और उन्होंने एक
ये कह लीजिए कि इस इंटरवल में काफ़ी तैयारियां कर ली थी इसका विरोध करने के लिए, और ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरीके से उसको कुचलने की कोशिश की। 1934 तक आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी गांधी जी ने, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारे पक्ष ऐसे आए जो अभी तक अछूते थे और अब वो बढ़ चढ़ के आंदोलनों में भूमिका में आने लगे थे, आंदोलनों में आने लगे थे। तो इसको देखते हैं, हाउ टू पीपल टुक द मूवमेंट, मतलब लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। किसानों का क्या महत्व रहा है। गुजरात के पाटीदार और राजस्थान के जाटों ने इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जमकर समर्थन किया, लेकिन 1931 में बिना लगान कम हुए इस आंदोलन को वापस ले लिया गया, जिससे किसानों में अत्यधिक नाराजगी थी, जिसके चलते उन्होंने दोबारा शुरू हुए आंदोलन में अधिक रुचि नहीं दिखाई। गरीब किसान अमीर किसानों और जमींदारों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस ने इन प्रदर्शनों में अधिक समर्थन नहीं किया, इसलिए भी आम किसान नाराज हो गया था। मतलब गांधी जी ने जो किसान विरोध के लिए किस लिए साथ में आए थे कि उनका लगान कम हो, लेकिन गांधी जी ने जब 1931 में अपना आंदोलन वापस ले लिया तो उनका तो कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो बड़े निराश हुए। और वो फिर दोबारा जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो उसमें उन्होंने कोई हिस्सा लेना अच्छा नहीं समझा या महत्वपूर्ण नहीं समझा, क्योंकि उन्हें लगा कि फिर से गांधी जी इसको विड्रॉ कर लेंगे और फिर हमें दिक्कत होगी, हमें क्या मतलब रह जाएगा। तो किसान इससे काफ़ी निराश हुए थे। लेकिन किसानों ने जब शुरुआत की थी गांधी जी ने आंदोलन की, तब बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की बड़ी अच्छी भूमिका रही, लेकिन बाद में वो बहुत निराश भी हुए। व्यापारी वर्ग का क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यापारियों ने भारी मुनाफा कमाया था। अब वो भी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करने लगे थे, क्योंकि वो अब विदेशी आयात को अपना व्यापार के लिए नुकसानदायक मानने लगे थे। व्यावसायिक हितों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस तथा 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया। ठीक, उनका मकसद व्यावसायिक गतिविधियों को औपनिवेशिक पाबंदियों से स्वतंत्रता दिलाना था, लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता से उनकी सभी उम्मीदें टूट गई थीं। अब व्यापारियों को भी ठीक किसानों की ही तरह निराशा हुई। उन्होंने काफ़ी कुछ किया और उन्होंने आंदोलन में भाग तो लिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन वही हुआ कि गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए थे तो बहुत सारे व्यापारिक तौर पे या व्यापारियों के हितों की भी बात करने गए थे, और व्यापारी हितों की बात तो हो नहीं पाई। गोलमेज सम्मेलन तो बीच में ही खराब हो गया, गड़बड़ हो गया। तो क्या हुआ कि व्यापारी भी बड़े निराश हुए कि शायद अब हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, और ये जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ के जो व्यापारी थे, लोकल व्यापारी जो हमारे नेटिव थे इंडियन, उनके व्यापार पे बहुत गलत असर पड़ता था। तो इसलिए उनको भी थोड़ी सी निराशा हुई, लेकिन व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसी की ज़रूरत थी। एक आंदोलन विफल हो जाने से तो ये नहीं होता है कि आगे भी विफल होंगे, लेकिन ये जरूर आ गया था कि बहुत बड़े क्षेत्रों से लोग आने लगे थे और बहुत ही अलग अलग एरियाज़ के लोग अब एक साथ आने लगे थे आंदोलनों में। तो ये इम्पैक्ट दिखता है। श्रमिक वर्ग ने क्या किया, नागपुर के अलावा श्रमिकों ने कहीं भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसका कारण था व्यापारी वर्ग का कांग्रेस के अधिक करीब होना। श्रमिक वर्ग ने इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि जो बड़े व्यापारी थे वो कांग्रेस के नेताओं के मित्र थे या कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में रहते थे, और इस वजह से श्रमिकों को लगता था कि कांग्रेस तो उनके व्यापारी जो है उनकी बात सुनेगा, वो हमारे लेबरर्स की या श्रमिकों की वर्किंग क्लास की बात क्यों सुनेगा। तो इसलिए वो कहते थे कि जो ये आंदोलन है ये बड़े लोगों का है, इसमें हमारा क्या काम। तो इसलिए श्रमिक वर्ग ने, लेबर क्लास ने बिल्कुल भी आंदोलन से अपना वो इत्तेफाक नहीं रखा और वो अलग थलग बने रहे। श्रमिक वर्ग के अधिक सहायता नहीं कर पाई, जो कुछ हद तक सही भी था। 1930 में कुछ रेल कामगारों, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल में कांग्रेस ने उनका खास समर्थन भी नहीं किया था। मतलब उससे पहले जब श्रमिकों ने एक दो बार काम किया तो कांग्रेस का क्या था कि वो व्यापारियों के संपर्क में थे, जो बड़े थे, जिनकी फैक्ट्रियां थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके तो संपर्क में थे, लेकिन श्रमिकों के साथ उनका बहुत ज़्यादा उठना बैठना नहीं था और बहुत ज़्यादा उनका संपर्क भी नहीं था। इसलिए उनकी हितों की बात ना ज़्यादा समझ के वो व्यापारियों की हितों की बात तो समझते थे, लेकिन श्रमिकों की हितों की बात नहीं समझते थे। इसलिए श्रमिक भी इन आंदोलनों से थोड़ा सा अलग ही रहना पसंद करते थे।
महिलाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था तथा गांधी जी के आह्वान पर आंदोलनों में उनकी भागीदारी बढ़ने लगी थी। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन से एक और खेमा सामने निकल के आता है कि महिलाएं भी अब बहुत ज़्यादा आने लगी थी आंदोलनों में, और उन्होंने भी अपनी भूमिका को समझ लिया था। उन्होंने भी बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पुरुषों का काम है, बल्कि हम लोगों को भी आंदोलन में भाग लेना चाहिए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना एक आंदोलन शुरू करना चाहिए, अपना एक अधिकार जताना चाहिए कि हम भी इंडियंस हैं और हम भी इस समाज के हिस्से हैं और आप लोग यहाँ से चले जाइए। और वो गांधी जी की बातों को समझने लगी थी और अहिंसा का रास्ता उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो इसलिए भी महिलाएं गांधी जी के साथ थीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी? सीमाएं का मतलब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों बहुत अच्छे से या प्रभावशाली भूमिका में नहीं रहा और बाद में ये धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो गया। तो पहले तो हम लोगों ने देखा कि कुछ क्लास ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने बहुत प्रभावशाली भूमिका भी निभाई। हालांकि बाद में वो निराश जरूर हुए, लेकिन इस निराशा का कोई बेहद असर नहीं होता है। बात होती है पार्टिसिपेशन की, और गांधी जी को भी लगने लगा था कि हमारे साथ इतना वर्ग है, लेकिन कुछ वर्ग अभी भी ऐसे थे जो गांधी जी का समर्थन नहीं कर रहे थे या गांधी जी के साथ आ नहीं पा रहे थे या वो आने में हिचकिचा रहे थे। तो उनमें था दलित वर्ग। दलितों ने इस सक्रिय आंदोलन में भाग नहीं लिया। 1930 के बाद अछूतों का एक वर्ग अपने आप को दलित या उत्पीड़ित कहने लगा था। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलित वर्ग से दूरी बनाए रखी क्योंकि वे सवर्णों को नाराज नहीं करना चाहते थे। यही कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि दलित वर्ग ने साथ नहीं दिया। जैसे श्रमिक वर्ग को देखा कि उसको दिक्कत क्या थी कि व्यापारियों की तो बात कांग्रेस इसलिए सुनती थी कि कांग्रेस में जितने भी नेता थे वो व्यापारियों के ज़्यादातर दोस्त थे, मित्र थे, और जो दलित वर्ग में थे लोग वो क्या थे, दलित वर्ग के लोगों को मानना था कि कांग्रेस हमारा साथ तो देगी नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादातर सवर्ण या ऊंची जातियों के लोग बैठे हुए हैं, तो वो उनका साथ देंगे, हमारा साथ क्यों देंगे भाई। तो इसलिए जो दबे कुचले लोग थे, जो दलित लोग थे, उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी कोई भूमिका हो सकती है या वो उसमें जाएंगे तो उनको सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा या उनके आंदोलन करने से कोई प्रभाव उत्पन्न होगा। इसलिए दलित वर्ग दूर रहा इस आंदोलन से। मुसलमानों के बीच इसको लेकर खास उत्साह नहीं रहा। मुस्लिम लीग के नेता अलग मुस्लिम हितों की बात कर रहे थे तथा इस समय तक सांप्रदायिक तनाव अत्यधिक बढ़ चुका था और मुस्लिम किसी भी तरह से संयुक्त संघर्ष में अपने को दूर ही रखना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है, और इतना ज़्यादा हो चुका था कि एक तो ब्रिटिशर्स उनको साथ नहीं आने दे रहे थे और दूसरी तरफ ये हो गया था कि अब जो साथ आ भी रहे थे उनमें मुस्लिम लीग ने अंतर पैदा कर दिया था। तो इस वजह से जो मुसलमान थे उन्होंने भी अपना हित नहीं देखा। उनको लगता था कि इसमें क्या हमें मिलेगा और ये हिंदुओं की लड़ाई है, वो अपना लड़े जाके, हम मुस्लिम अलग रहेंगे। जबकि खिलाफत के समय सब लोग एक थे, इससे पहले तक एक थे, लेकिन अब समय आते आते मुस्लिम वर्ग जो था वो काफ़ी दूर होता जा रहा था, या कहें कि हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो मुसलमानों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। सामूहिक अपनेपन का भाव, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बाद में दिया गया है, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से सामूहिक अपनेपन को ही हम राष्ट्रवाद का नाम देते हैं। तो देख लेते हैं, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। बिल्कुल सही है, जब एक राष्ट्र के अंग होंगे, एक नियमों पे चलेंगे, एक सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि वो राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए काफ़ी होता है। राष्ट्रवाद की यह भावना संयुक्त संघर्षों के चलते जागृत हुई थी। हम लोगों के यहाँ यही कारण था, क्योंकि अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे थे, सभी वर्गों पे कर रहे थे, तो सभी वर्ग एक साथ फिर जब मिल जाते हैं तो राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं जैसे साहित्य, लोक कथाओं, लोक प्रतीकों आदि ने भी इसमें अपना योगदान किया। मैंने आपको बताया कि उस समय मीडिया का और फ़ोन का या आप जो मॉडर्न डिवाइसेस देख रहे हैं इतना प्रचलन नहीं था। परंपरागत तौर तरीके थे, पेपर सब कहीं पहुंचता नहीं था, इतनी प्रेसें भी नहीं थी, इतने माध्यम भी नहीं थे। तो क्या था कि जो पहले से चली आ रही परंपरागत चीज़ें थी, मेले थे, साहित्य की चीज़ें थी, लोक कथाएँ थी, नाटक थे,
ठीक है, त्यौहार थे, इनके आधार पे ही, इन्हीं कार्यक्रमों के आधार पे ही राष्ट्रवाद पैदा होता था, उत्पन्न होता था, क्योंकि यही एक माध्यम थे। जैसे हम लोगों ने देखा जलियांवाला बाग के समय क्या हुआ, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, तो जो नेता थे वो चाहते थे कि जो लोग आए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, मेले में आए हैं, उनके बीच में भी प्रचार किया जाए कि हम लोग ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे हैं और आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भी बहुत योगदान दिया राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में। राष्ट्रमाता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा निर्मित भारत माता की छवि तथा 1870 में उनके द्वारा लिखा गया भारत माता की स्तुति में वंदे मातरम, ये राष्ट्रवाद की भावना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थे। इस तरीके के क्रियाकलापों ने राष्ट्रवाद की भावना को हिंदुस्तान में बहुत हद तक पैदा किया था, लोगों के अंदर जज्बा भरा था राष्ट्रवाद का, और यही कारण था कि हम लोग ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, ये चैप्टर 2 हिस्ट्री एनसीईआरटी का, और इसका डिस्क्रिप्शन हमने आपको पूरा दे दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको कोई और चैप्टर का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।